हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, हम संधि का एक टॉपिक कर रहे थे और संधि की मैंने 2 क्लासेस ली थी जिनमें मैंने स्वर संधि को बहुत डिटेल से समझाया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाती है और कितनी तरह के उसके भेद हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। स्वर संधि हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, तो आज मैं स्टार्ट करा रही हूँ व्यंजन संधि। आप सभी को पता होगा व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके लिए मैंने बहुत पहले 2 क्लासेस यूट्यूब पर डाली हुई हैं। अगर नहीं है पता, आप लोगों को डाउट है आपके मन में, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है और स्वर किसे कहते हैं। तो आज बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में एक मोटी सी अगर आपको बात बताऊं तो आप क से और जो ज्य, जिसको आप ज्ञ बोलते होंगे बहुत लोग, यहाँ तक जितने भी आते हैं ये सब व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अ से हमने पढ़ा था, अ वाली जो फैमिलीज मैंने पढ़ाई थी वो सब स्वर संधि के भेद थे। आज हम बात करेंगे क से ज्य तक। इसको असलियत में प्रोनाउंस करना चाहिए ज्य की तरह, पर लोकल हम लोग जो है ज्ञ बोलते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया ज्ञ से ज्ञानी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां जाके साउंड तो क्रिएट करनी नहीं है। एग्जाम में आपका मेन टारगेट है एग्जाम आपका कैसे क्रैक हो। तो आप चाहे इसको ज्ञ बोलें, चाहे आप उसको सही अगर बोलें तो ज्य बोले। क से ज्य तक या क से ज्ञ तक सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन संधि की पहली पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी शब्द तोड़ने पर व्यंजन संधि दिखेगा या जोड़ने पर? तो इसका तरीका ये होता है बच्चों, 2 चीजें ध्यान रखना। जब आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा, मान लीजिए एक छोटा सा शब्द मैं लिखती हूं, पेपर में आता है वागीश का संधि विच्छेद बताइए, ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज तो है कि आपने ये शब्द पढ़ा हुआ हो। बिना पढ़े कोई भी नहीं बता सकता। मैंने भी पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे शब्द जो आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप उनसे फेमिलियर नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। वागीश को अगर हम तोड़ते हैं ना बच्चों, तो ये आएगा वाक जमा ईश। वाक यानी जबान और ईश मतलब भगवान। तो जिसकी जबान पर भगवान का वास हो वागीश, जिसकी गले में सरस्वती का वास हो वागीश कहलाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं वाक जमा ईश और क के नीचे मैंने हलंत लगा दिया। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था स्वर संधि में कि हर एक अक्षर क है, ट है, म है, कुछ भी लिखा है, इसका मतलब है दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें क हलंत वाला है और इसमें अ जो छिपा हुआ है इसमें ऐड है। अगर अ नहीं है तो हलंत आपको दिखाई देगा। अब आप यहां समझ जाइए कि अगर मैंने वाक जमा ईश लिखा है, इसका मतलब है ये क आधा है, और जहां आधा आएगा इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जहां हलंत आएगा ये बिना स्वर के, तो कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। हलंत इसकी पहचान है सबसे बड़ी। हलंत जहां आ जाए आपको सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है, हलंत का मतलब ही व्यंजन संधि होगा। कभी भी हलंत स्वर संधि में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप देखेंगे कि कभी कभी ना अक्षरों में परिवर्तन आ जाता है, ये कहीं लिखा नहीं है ऐसा, ये तो खैर लिखा मिल जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस कह लीजिए जो मैंने अपने टाइम में पढ़ा था, जो मैंने नोटिस किया कि 99% केसेस में अक्षर अगर बदल रहा है तो वो 99 क्या 100% वो स्वर संधि में नहीं आएगा, वो व्यंजन संधि में आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ एक, मैंने लिखा परि जमा मान, ये बन गया परिमाण, परिमाण। अब देखो जरा, न अण में कन्वर्ट हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा री ऋषि जमा न, इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा ऋण। देखिए न का कन्वर्जन अण में हो गया। जहां इस तरह का अक्षर परिवर्तन हो, व्यंजन से व्यंजन बदल जाए, तो यहां समझ जाइएगा अक्षर बदलने का मतलब है ये व्यंजन संधि में आएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जहां आपको हलंत दिखे इसका मतलब है उसमें अ नहीं शामिल है, तो वो भी हमारी व्यंजन संधि का ही पार्ट है। 2 ही चीजें हैं। स्वर के तो बहुत सारे भेद थे, बहुत टफ था क्योंकि उसको समझना पड़ता था। व्यंजन संधि का खेल है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है। मैंने बोर्ड पर बहुत सारी स्लाइड्स पहले बना ली हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और इनको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए,
ये ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस है बच्चों, जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगी, सिर्फ इससे आपका काम नहीं चलना, ना ही आप ये सोचिएगा कि इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर बहुत सारे शब्द हैं। ये तो एक लिमिट है, एक इंट्रोडक्शन है, जिसके बाद आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको आसान दिखेगा ये टॉपिक। देखिए मैंने लिखा है व्यंजन संधि, भाग तीसरा है, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी स्वर संधि के कर चुके हैं। सबसे पहला देखिए मैंने क्या लिखा, 1 और 3 लिख दिया। ये वो समझ पाएगा जिसको कि जो थोड़ा सा पढ़ लेगा, जिसको कि नियम समझ में आएगा। 1 और 3 एक बेसिक सी बात है क्या? ये कहते हैं जब भी कोई शब्द आप देखेंगे, पहले शब्द का एंड आप देखेंगे। पहले शब्द में अगर जो भी लाइन आई है, अगर वो पहली है, आप जानते हैं कचट तप होता है हिंदी वर्णमाला में, क च ट त प, ये पहला अक्षर है अपनी अपनी लाइन का। 25 बता दिए मैंने। इसे कहते हैं कवर्ग, क ख ग घ य, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 हैं और इन पांचों में एक एक में 5-5 अक्षर हैं। ये कहलाता है पहला और लास्ट वाला कहलाता है अंतिम। वो नासिक के होता है, उसको नाक से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इसका लास्ट है, इसका लास्ट क्या आएगा? आप इसका लास्ट जानते हैं, सॉरी ये यहाँ पे डॉट, इसका लास्ट भी आप जानते हैं, ये आएगा। इसका लास्ट ये त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये पहला अक्षर और ये तीसरा अक्षर, यही तो मैंने लिखा है। देखो वाक जमा ईश, वाक में आप देख पा रहे हैं पहला है क, और यहां जब इकट्ठा हुआ ये पहला तीसरा, ये मैंने 5वें वाला भेद बता दिया, आगे पढ़ना है। एक तीसरे का भी भेद है, ये 2 भेद हैं। पहला तीसरा लिखा है ना, एक पहला 5वें में कन्वर्ट होगा, एक पहला तीसरे में। अगर तीसरा देखें तो भी आप समझ गए हैं, क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, इनमें कन्वर्जन होगा। पहले का, पहली लाइन का पहला कचट तप है, या तो वो तीसरे में बदलेगा या 5वें में। तो आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए कचट तप की, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले से या तो तीसरा या तो 5वां, ये नियम है 2, ठीक है। यहाँ पहला देखिए मैंने लिखा वाक जमा ईश, ध्यान से देखिएगा। वाक में आप देख पा रहे हैं, देखिए क आधा है, हलंत वाला, इसका मतलब ये स्वर संधि नहीं है, क्योंकि स्वर में तो हलंत आ ही नहीं सकता। पहली पकड़ तो ये है कि ये व्यंजन संधि है। इसके बाद देखिए वाक पहला अक्षर है अपनी लाइन का, पहले के एंड में पहला है, और ईश मैंने भगवान बताया, ये कन्वर्ट हो गया तीसरे में। तो वाक जमा ईश क्या बना? वागीश बन गया। क किस में कन्वर्ट हुआ? क ग में कन्वर्ट हुआ, मात्रा ऐसी की ऐसी रह गई। पहला तीसरे में, या तो पहला 5वें में जाएगा या तो पहला तीसरे में जाएगा। मैंने आपके सामने वो तीसरी और 5वीं तीनों लाइन लिख दी, ठीक है। आगे देखिए दिक जमा अंबर, हलंत मतलब कि व्यंजन संधि, और क किस में कन्वर्ट होगा? उसमें अ जोड़ देना, तो क ख ग, ये बन गया ग। पीछे का अक्षर ऐसे का ऐसा, आगे भी ऐसे का ऐसा, बस क में अ जुड़ा तो ग बन गया। क वाला ग में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पहली लाइन तीसरी में कन्वर्ट का नियम है। यहाँ देखिए वा एज इट इज रहेगा, दान भी एज इट इज रहेगा। कन्वर्जन किस में हुआ? क में। क में क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे अ नहीं है, इसलिए देखो यहाँ ग आधा है। यही चीज पकड़नी होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं क में अ है तो ग पूरा आ गया, क्योंकि अ इसके साथ आ गया ना। ये भी क में ई है तो ग पूरा आ गया। इसमें देखो क आधा है तो यहाँ आधा रहेगा, क्योंकि अ नहीं है अगले में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अच है, अ एज इट इज रहेगा। च छ ज, ये देखो ज तीसरे में कन्वर्ट हो गया। अ क्योंकि इसमें अगला था, इसलिए हमने च के हलंत को ज का हलंत नहीं बनाया, क्योंकि च को अ मिल गया। और च छ ज, देखो यहाँ लाइन च छ ज तीसरे में कन्वर्ट करना है। हलंत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ उसको अ मिल गया। यहाँ क्यों हलंत लगाया था? क्योंकि यहाँ उसको अ नहीं मिला था, इसलिए ग आधा था, ठीक है। ये प्रैक्टिस है बच्चों। वाक जमा ईश क्या बना? वागीश, जिसके सरस्वती, जिसके ईश जिसके गले में विराजमान हो। दिक जमा अंबर, दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो, दिशाएं ही जिसके कपड़े हों। वाक जमा दान, वागदान, वाणी से संबंधित है ये। और अच जमा अंत, अजंत बना। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब ये चीजें आपकी समझ में आएंगी। अगली स्लाइड देखिए, षट जमा दर्शन, ट ठ ड, फिर से तीसरी लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। षट जमा दर्शन, देखो ये ट किस में कन्वर्ट हो गया? ड में। दर्शन एज इट इज है, श भी एज इट इज है। ये पहला तीसरे में कन्वर्जन का नियम है। ट ठ ड,
आधा है ना, ये इसके आगे अ नहीं है, इसलिए यहाँ भी ड आधा है। अगर अगले में अ होता तो फिर ये पूरा हो जाता। नेक्स्ट देखिए, तत् जमा अनुसार, ध्यान से देखो ये त आधा है लेकिन इसको अ मिल गया, त थ द में कन्वर्ट होगा। द के हलंत मत लगाना क्योंकि द को अ जब यहां मिल गया त को तो ये द पूरा आएगा। आगे का त एज इट इज है, नुसार एज इट इज है। तो पहला किस में कन्वर्ट हुआ? तीसरे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि कहां वो आधा रहेगा कहां पूरा। नेक्स्ट देखिए, सत जमा भावना, सच्ची भावना हो जो, सत जमा भावना। आप देखो ध्यान से, सद भावना में हलंत आना चाहिए, ये मैंने गलती से नहीं लगाया था, अब लगा दिया है। सत जमा भावना, सद भावना। यहाँ क्यों आना चाहिए हलंत? क्योंकि यहाँ अ नहीं है। अगर ये आ होता या अ होता तो ये द पूरा आता, लेकिन क्योंकि सत जमा भावना है, ये भी हलंत वाला यानी कि व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो यहाँ पे द आधा रहेगा क्योंकि स्वर नहीं मिला ना इसको। नेक्स्ट देखो, सत जमा उपयोग, अच्छा उपयोग जैसा समय का करना चाहिए, त थ द। अब ध्यान से देखो, सत जमा उपयोग क्या बन गया? सदुपयोग। त थ द, ये ऊ है ना, इसलिए यहाँ मात्रा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जगत जमा ईश, जगत के जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो क्या बनेगा? जग तो एज इट इज है, त के साथ ई है, तो क्या बन गया? त थ द, ई की मात्रा एज इट इज रह गई। जगत जमा ईश, जगदीश। नेक्स्ट है उत जमा घाटन, ध्यान से देखो, त आधा है और अगले में स्वर नहीं है तो द आधा रहेगा, द पूरा नहीं हो सकता। अगर वहां अ होता, आ होता तो पूरा हो जाता। उत जमा घाटन, क्या बना? उद्घाटन। ऊ सेम रहा, घाटन सेम रहा, बस पहला तीसरे में कन्वर्ट हुआ। और हलंत क्यों आया? क्योंकि पहले में हलंत है और अगला व्यंजन है, स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जगत जमा अंबा। जगत में आप देख पा रहे हैं हलंत है, इसका मतलब व्यंजन संधि है, लेकिन अ आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? त थ जो भी बनेगा, त थ द, त की लाइन में तीसरा द है ना, तो वो द पूरा बनेगा। हलंत क्यों नहीं आया समझे? क्योंकि यहाँ पर त के बाद अ आ गया। अगर यहाँ अ ना होता तो ये जगदम्बा, द आधा बनता। ठीक है, तो जगत जमा अंबा, जगदम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद अगर आ जाए तो आप टिक करेंगे जगत जमा अंबा, और त के नीचे हलंत है, व्यंजन संधि में जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस है बच्चों। दोबारा देखो, षठ जमा दर्शन, ट ठ ड, षड दर्शन। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। सत जमा भावना, सद्भावना। यहाँ त पे हलंत, यहाँ द पे भी हलंत आएगा क्योंकि यहाँ भा है। अगर यहाँ अ होता तो हलंत हट जाता। नेक्स्ट है सत जमा उपयोग, सदुपयोग। क्यों हटा? क्योंकि ऊ की मात्रा आ गई, स्वर है ऊ। अगला है जगत जमा ईश, क्या बना? जगदीश, मात्रा हट गई क्योंकि यहाँ पे ई है। उत जमा घाटन, क्या बना? उद्घाटन, मात्रा नहीं हटी, ये हलंत नहीं हटा क्योंकि ये घ है, ये क ख ग व्यंजन में है। नेक्स्ट है जगत जमा अंबा, क्या बनेगा? जगदम्बा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, सत जमा चरित्र, सच्चा है जिसका चरित्र, अच्छा है जिसका चरित्र, जैसा कि होना चाहिए, ये बनेगा त। ध्यान से देखो, हलंत है, आधा ही रहेगा अगर अगला नहीं हुआ तो। अगला है च, तो फिर क्या करें? ये नियम बदल गया, ये सत जमा चरित्र बनेगा सच्चरित्र। ऐसा नहीं कि सारे नियम बस 1 3 1 5 ही बनेंगे, कुछ आपको बिना, क्योंकि सारे नियम याद नहीं कर सकते, लिख तो दूं मैं सारे नियम, आप किताब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन लगेगा कि ये नियम याद कैसे रहेंगे, इसलिए प्रैक्टिस है। सच्चरित्र लिखना हो तो सच्चा है जिसका चरित्र, सत जमा चरित्र, क्या बन जाएगा? सच्चरित्र। यहाँ इस त को च में कन्वर्ट कर दिया, त और च अलग अलग लाइन है, च छ ज झ अलग लाइन है, त थ द ध अलग। सत जमा चरित्र क्या बन गया? सच्चरित्र। नेक्स्ट देखिए, जगत जमा छाया, यहाँ त कन्वर्ट होगा च में। अगर अगला छ हो ना तो ये नियम होता है, वो नियम आप याद नहीं रख पाएंगे, आप इतना प्रैक्टिस से कर लीजिए। जगत जमा छाया क्या बनेगा? जगत छाया। च बन जाएगा त, आधा च, क्योंकि यहाँ पे त के नीचे हलन था। उत जमा छिन्न क्या बना? उत छिन्न, तो उत का त का च में कन्वर्जन हुआ, उच्छिन्न बन गया, उच्छिन्न। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न। नेक्स्ट देखिए, सत जमा जन, सच्चा है जो जन, ये त किस में कन्वर्ट हुआ? आधे ज में। अभी किस में कन्वर्ट हो रहा था? च में। और ये आएगा कैसे? आपको प्रैक्टिस से, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। सत जमा जन क्या बना? सज्जन। जगत जमा जननी, ध्यान से देखो, जगत जननी, जग पूरा, जननी पूरा, इस त का कन्वर्जन कर दिया हमने आधे ज में। त ज में कन्वर्ट होता, क्योंकि त के नीचे हलंत है ना, तो ज आधा लिख दिया। यहां भी तो ऐसा ही हुआ था,
त के नीचे हलंत है, ज आधा आया था। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जगत जमा जननी क्या बना, जगत जननी। इसको सारी दुनिया जग जननी लिखाएगी, वो बीच का ज लगाएंगे ही नहीं, जबकि जगत के त के बदले में ज आना जरूरी है, ये नियम है संधि का। तो ये शब्द क्या बना, जगत जननी। इसमें ज पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, जगत जननी बनाइए। नेक्स्ट देखिए, उत जमा ज्वल, यहाँ उ एज इट इज, ज्वल एज इट इज रहा। त किस में कन्वर्ट हुआ, आधा त है ना हलंत वाला, आधे ज में कन्वर्ट हुआ। और उज्जवल तो बहुत बार बच्चों को वर्तनी में भी लिखना आ जाता है, लगभग जनता गलत लिखती है। उज्जवल को ज्यादातर लोग देखो ऐसा लिख देते हैं, उज्जवल। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बना उज्जवल बन गया, ये जवल है, ये गलत है, नहीं लिखना। असली कैसे लिखा जाएगा, उज्जवल। उत जमा ज्वल है ना, तो ज्वल तो एज इट इज आधा रखना और इसके बदले एक ज और लगा देना, आधा, क्योंकि त भी तो आधा है ना हलंत वाला। तो उज्जवल में दो ज आएंगे, दोनों के दोनों आधे आएंगे, उत जमा ज्वल। तत् जमा लीन क्या बना, ये त देखो ल में कन्वर्ट हो गया, तत् जमा लीन। अब ऐसा आएंगे बहुत सारे जिनमें डबल कन्वर्जन होगा। देखो, उत जमा लास क्या बना, इसमें त किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगले वाले के जैसा। ये बन गया उत जमा लास क्या बना, उल्लास, क्योंकि पीछे ला है ना, तो ये उल्लास बन गया। उत जमा लेख क्या बना, इस त को ल में, क्योंकि अगला ल है। ये ऐसे नियम याद नहीं हो सकते कि किसमें पहले में कन्वर्ट होगा। एक 3, 1, 5 तो याद हो जाते हैं, बाकी सारे नियम लिखित में किताबों में, हर किताब में है, पर वो याद नहीं करने, ना ही करने चाहिए। मैंने भी नहीं किए थे। सीधा तरीका है, पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। अगर कोई पूछे कि उल्लेख का, तो हमें पता हो कि उत जमा लेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत जमा श्वास, उ एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ। पहले तो यहाँ क्या था, इस जैसा बन रहा था ना, ल ल, अब उत जमा श्वास बनेगा उच्छ्वास, उच्छ्वास, छ बन गया ये। और ऐसे एग्जाम में परेशान करते हैं, ध्यान से देखो, उत जमा शिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होता है जो झूठा होता है ना, शिष्ट। उत जमा शिष्ट मतलब उच्छिष्ट, जैसे झूठा बचा हुआ खाना, किसी के खाने के बाद जो बच गई झूठन, उसे कहते हैं उच्छिष्ट भोजन है ये। तो देखो जरा, उत जमा शिष्ट क्या बना, उच्छिष्ट। ये छ बन गया, छ। यहाँ ये श था, ये भी देखो श छ में कन्वर्ट हुआ, और ये त आधे च में कन्वर्ट हो रहा है। तो उत जमा शिष्ट क्या बना, उच्छिष्ट, उत्छिष्ट, छ, ये छतरी वाला। ऐसे ही देखो, तत् जमा शंकर, ये बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे, पेपर में आ जाएगा, तत् जमा शंकर का संधि करो, विच्छेद तो उन्होंने कर दिया, इसको तब सब लिख के आएंगे तत्शंकर या कुछ इस तरह का, बिल्कुल अलग है ये बन गया तत्शंकर, श का छ बना दिया, तत्शंकर। देखो ऐसा ही एक आता है श्रीमत जमा शंकर, तो वो बन जाता है श्रीमच्छंकर, जो कोई पकड़ भी नहीं पाता, देखना बोर्ड पर, श्रीमत जमा शंकर पेपर में आएगा, इसका संधि कीजिए, इसको जोड़िए, तो लोग सोच ही नहीं पाएंगे ऐसा शब्द बनेगा। ये बनेगा श्री मच्छंकर, ऐसा लग रहा है मच्छर के बारे में बात कर रहे हो, श्री मच्छंकर, ये है सही शब्द। और ये बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, जो पढ़ते हैं उनको पता चलता है, अदरवाइज ये पता नहीं चलता। तो श्रीमत जमा शंकर क्या बना, श्री मच्छंकर। ये वही तो नियम है जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, च और छ, देखो यहाँ सेम है ऐसा। तो तत् जमा उत जमा शिष्ट क्या बना, उच्छिष्ट, छ आएगा ये। यहाँ तत् जमा शंकर क्या बना, तत्शंकर। मैंने आपको बताया श्रीमत जमा शंकर क्या बना, श्रीमत शंकर। प्रैक्टिस है सिर्फ, देखते चलो। वहां देखो पहला पांचवे में कन्वर्ट होगा, पहले पहला तीसरे में था ना, अब पहला पांचवे में क्या है देखना, वाक जमा मुख, क की लाइन है और क आधा। अब ये क अपनी लाइन के लास्ट में कन्वर्ट होगा, जिसको आप बोलते हैं क ख ग घ ड। बहुत लोग ड बोलते हैं, हमें भी ड सिखाया गया था, लेकिन उसको सही तरीके से ड नहीं बोलना चाहिए। हिंदी निदेशालय जो कहता है उसको ड साउंड नहीं क्रिएट करनी, उसको अंग करके साउंड क्रिएट करनी है, अंग नहीं, अंग बहुत छोटी सी साउंड है, अंग जैसी, उस तरह से बोलना है उसको। बाकी आपकी मर्जी है जैसा आप बोलना चाहें। वाक जमा मुख क्या हो गया, ये क तीसरे पांचवे में कन्वर्ट हुआ, ये बन गया वांग मुख, वांग मुख। नेक्स्ट है वाक जमा मय, क्या बना, वांगमय। ये देखो फिर पांचवे में कन्वर्ट है, पहले हम तीसरे में, वाक जमा ईश क्या था, वो वांगीश नहीं बना था, वो वागीश बना था। ये है वाक जमा, पहला तीसरे में नहीं पांचवे में कन्वर्ट है, वांगमय। षट जमा मुख क्या बनेगा, ट ठ ड ढ अण, आधा बनेगा षणमुख। ऐसे ही त किस में बनेगा, त थ द ध न, आधा न जाएगा। नयन एज इट इज है पूरा, उ भी एज इट इज है, सिर्फ त का कन्वर्जन पांचवे में, उत जमा नयन क्या बन गया, उन्नयन,
उन्नयन। नेक्स्ट देखो सत जमा मति, जिसकी बुद्धि सच्ची हो, अच्छी हो, ये त थ द ध न, पंचम वर्ण में कन्वर्जन हुआ। स एज इट इज है, देखो दोनों में, मति भी ऐसे का ऐसा, बस त का न बन गया। पीछे हम पढ़ रहे थे त का क्या बन रहा था, द। अभी पढ़ा था ना सत जमा उपयोग सदुपयोग, वहां सनुपयोग नहीं था, वो सदुपयोग था। यहाँ सत जमा मति क्या बना, सन्मति। पहला ये जो त है ये पांचवे में कन्वर्ट हुआ। आगे देखिए तत जमा मय, त की लाइन में आप पढ़ेंगे त थ द ध न, पंचम वर्ण है न, त एज इट इज है, मय ऐसा है, तो तत जमा मय क्या बना, तन्मय। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा पहले में, कौन सा तीसरे में, कौन सा पांचवे में। इसका कोई तरीका नहीं है सिवाय और सिवाय प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हिंदी तो खासकर। और सिर्फ हिंदी नहीं, हर लैंग्वेज एक स्किल है। और जब अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज पे आपकी कमांड बने तो आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपने वो टच की आपको और आपको सारी संधि आ गई। मुझे भी आज भी संधि में पढ़ती हूँ, बहुत सारे नए नए शब्द निकलते हैं जो कि पढ़ के पता चलते हैं। बिना पढ़े हर चीज़ का संधि विच्छेद कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर हो। हिंदी को या किसी भी भाषा को, अंग्रेजी को, किसी भाषा को सीखने के लिए आपको लगातार भाषा के टच में रहना पड़ता है और आपको लगातार पढ़ना पड़ता है, तब भाषा पे आपकी कमांड बनती है। चलिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, उन्हें कोई हिंदी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, कोई एमए हिंदी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर जाना कि उन्हें लगे कि तुम्हें बेसिक सी हिंदी आती है। अब वो श्रीमत शंकर दें तो तुम्हें पता हो कि श्रीमत जमा शंकर से छंकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत जमा मुख। अब ये उ एज इट इज रहेगा, मुख भी एज इट इज, त थ द ध न, पंचम में कन्वर्जन हुआ। पहले पहला तीसरी में बदला था, अब पहला पांचवे में बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम जमा जय, क्या बना, संजय। बहुत कॉमन है, आपने आठवीं में पढ़ा होगा, सम जमा जय संजय, सम जमा सार संसार, सम जमा देह संदेह, सम जमा भव संभव, सम जमा सार संसार, सम जमा वाद संवाद, सम जमा रक्षा संरक्षा। ये न में कन्वर्ट हो रहे हैं सारे। सम जमा शय संशय, ये देखो म की साउंड न में कन्वर्ट है, सारे म न में। यहाँ देख सकते हैं आप, सब लोग म में कोई कोई म, जैसे सम जमा भव क्या है, ये म का म रह गया, संभव, कोई म से न बन गया। प्रैक्टिस है कि कहाँ पे किसको चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तोड़ने पर जो अक्षर आपको दिख रहे हैं शब्द, उसमें अपने आप एक नया आ रहा है, अपने आप जोड़ने पर एक नया आधा जुड़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, तरु जमा छाया, पेड़ की छाया, इकट्ठा करेंगे तो बिना बात में आ गया तरु छाया, च बीच में आ गया। जैसे अनु जमा छेद, अनुच्छेद बन जाएगा, पैराग्राफ। इसमें अपने आप बीच में च आ रहा है, आधा च, प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। परि जमा छेद क्या बनेगा, परिच्छेद, अपने आप च आ जाएगा। अब जो पढ़ के जाएंगे उन्हें पता है कि किसमें च आएगा, किसमें नहीं आएगा, प्रैक्टिस है ये। अनु जमा छेद क्या बनेगा, अनुच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद, ये देखिए अनु जमा छेद अनुच्छेद, च एक्स्ट्रा पैराग्राफ के लिए। वी जमा छेद क्या बनेगा, विच्छेद। जैसे संधि विच्छेद को ही कह दें कि इसका विच्छेद करो तो कैसे बनेगा, वी जमा छेद, और इकट्ठा करने पर विच्छेद। नेक्स्ट है शिर जमा छत्र, ये देखिए शिरत छत्र, एज इट इज लिख के च बीच में लगा दिया, शिरत छत्र, विच्छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद, तरुच्छाया। इनमें कहीं से कहीं तक च का मतलब नहीं था, लेकिन च इनमें आ गया। ठीक है, अब इसका मैंने आपको दो नियम बताए थे, एक तो आपको हलंत मिलेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं चेंज मिलेगा, ये बताया था। इसी तरह देखिए ये आ गया चेंज वाला। अब यहाँ अक्षर बदल गया अपने आप। एग्जाम्पल देखिए, री, इसको र मत बोला करो बच्चों, कई लोग ना देखो ये बड़ा गलत बोलते हैं, ये री है, ये रे ऋषि, ये संस्कृत भाषा का है। हमारी हिंदी में तो बहुत रेयर यूज होता है और सिर्फ उन शब्दों में इसका यूज किया जाता है जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में कॉपी किए गए या ऐसे कैसे यूज कर लिए, जिनको आप आगे पढ़ेंगे कभी, जो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम मतलब उसके समान, सिर्फ उन शब्दों में जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आए बिना किसी चेंज के, उनमें री था तो हमने री यूज किया। जैसे ऋतु है, जैसे घृत है, बाकी हमने अपनी हिंदी में, हमारे यहाँ पर इसका यूज एज सच नहीं करते। संस्कृत वाले शब्दों में अगर वो हिंदी में एज इट इज यूज हुए तो यूज होगा। देखो जरा, री जमा न, अब यहाँ न से किस में कन्वर्जन हुआ, अण में। कोई पूछे ऋण का संधि विच्छेद करो तो नहीं कर पाएगा आम इंसान, वो सोचता रहेगा पता नहीं क्या संधि विच्छेद है। री जमा अण की जगह न कर देना। नेक्स्ट देखो, प्र जमा नाम, ये बदल देना, ना यहाँ क्या बन गया, प्रणाम, प्र जमा नाम प्रणाम, अण बन गया न।
ऐसे ही तो यहाँ हुआ न अण न अण। नेक्स्ट देखो प्र जमा मान, यहाँ क्या कर दोगे न का अण तो बन जाएगा प्रमाण, प्र जमा मान का प्रमाण। नेक्स्ट देखो मर जमा न, ऐसे नहीं पकड़े जाते, मरण का संधि विच्छेद है, मर जमा न, नहीं पकड़ पाएगा जो नहीं पढ़ेगा, तो मर जमा न क्या बना मरण। ऐसे ही शोषण का क्या बनेगा शोष जमा अन्न, यहाँ आपको हलंत भी दिख रहा है तो व्यंजन संधि है, और ये न किस में कन्वर्ट हुआ अण में, अण न में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे प्रमाण है, प्रणाम है, ये सब इसी तरह तो बने हैं न और अण वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये एक ऐसे शब्द का आपको कुछ दिख रहा है कलेक्शन जिनमें पकड़ा नहीं जाता, चीजें बदल जाती हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, गांव के लगभग लोग कहते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है अभिषेक, तो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो इसको बोलेंगे अभिषेक, वो इसको अभिषेक बोलेंगे, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम ऐसे याद कर लें कि अगर इसका संधि विच्छेद करें तो जो वो बड़े बूढ़े बोल रहे हैं ना, जिसको हम सोचते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। देखो जरा, अभी जमा सेक, तोड़ने पर यही बनेगा, जोड़ने पर नियम है कि ये स श में, षटकोण वाले श में कन्वर्ट होगा और ये कहलाएगा अभिषेक, अभिषेक। लेकिन अगर ये तोड़ना आ जाए एग्जाम में, वो कहें संधि विच्छेद करो, तो आपको टिक करके आना है अभी जमा शेक मत कराना, अभी जमा सेक। जो बड़े बूढ़े बोलते हैं याद करो, वो ठीक बोलते हैं संधि विच्छेद की तरह से। हम संधि करेंगे अगर इनके इकट्ठा करेंगे तो अभिषेक है, अदरवाइज अभी जमा सेक है। नेक्स्ट देखिए, नी जमा सेध क्या बना, अब स किस में कन्वर्ट हुआ श में, तो निषेध बन गया, निषेध मतलब मनाही होना। अभी जमा सेक क्या बना अभिषेक, तो पेपर में अगर अभिषेक का संधि विच्छेद आए तो अभी जमा शेक नहीं करना, अभी जमा सेक करना है। वी जमा सम, वी जमा सम जो समान ना हो, ये बनेगा विषम, स किस में कन्वर्ट हो गया इस श षटकोण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना। राजन जमा आज्ञा बना राजाज्ञा, राजाज्ञा, राजन जमा आज्ञा बना राजाज्ञा। यहाँ देखो प्राणी जमा मात्र होना चाहिए, लेकिन प्राणी में न आ गया, क्या बन गया प्राणिन जमा मात्र, तो ये क्या बन गया प्राणिन जमा मात्र। ऐसे ही कहा था मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल भी यही खेल है, एग्जाम में पकड़ा नहीं जाता, वहां टिक कर आते हैं मंत्री जमा मंडल, गलत है वो, उसमें आएगा मंत्रिन जमा मंडल, न आएगा एक्स्ट्रा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं हलंत वाला। ठीक है, तो ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट थे, ये जिसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। ये है बच्चों व्यंजन संधि। मैंने आपको एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश की है, ऐसा मैं फिर कहूंगी बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ इसको पढ़ें और आपको व्यंजन संधि आ गई, ये प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करेगा। आप कोई भी किताब खोलेंगे तो आप देखेंगे परि जमा छेद लिखा है, अपने आप समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आपको याद आया कि बताया गया था कि इसमें च आएगा, परिच्छेद है, विच्छेद है, अनुच्छेद है, प्राणिन मात्र है, तो ये आपको याद आ जाएगा कि हाँ, फिर वहां से आपको पढ़ना आसान दिखेगा। ठीक है, हिंदी फ्री के बराबर नंबर होते हैं बच्चों, ज्यादा टफ नहीं आती, और कुछ ही टॉपिक्स हैं जो ढंग से पढ़ के जाने चाहिए। संधि, समास, अलंकार, वर्ण, विचार, ये इंपॉर्टेंट आने वाले टॉपिक हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, इन 5-6 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़े से विलोम तैयार कर लीजिए और थोड़े से पर्यायवाची भी कोशिश करनी चाहिए इंपॉर्टेंट वाले पढ़ जाएं। ये 7-8 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 8 की अगर हिंदी आती है ना, तो आप इजिली 6 से 7 ले सकते हैं। एक आधा हो सकता है कोई टफ पूछ लें, बाकी मुझे लगता है कि बहुत टफ HSSC के एग्जाम में या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में, आम क्लरिकल में या इस तरह के एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते। मुहावरे, लोकोक्तियां जरूर पढ़ लीजिएगा, वो अपने आप ही पढ़ने होते हैं, कोई पढ़ा नहीं सकता आपको। कोई भी 7वीं, 8वीं, 9वीं की किताब उठाइए, वहां से आप पढ़ लीजिए, उतना अगर आप कर लेंगे तो आपकी हिंदी में मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, एक संधि का टॉपिक रह गया है, फिर किसी दिन क्लास ले लूंगी, या तो कल या परसों जैसा टाइम मिलेगा, उसमें मैं आप लोगों को विसर्ग संधि करा दूंगी। बहुत छोटी सी है और बेहद आसान भी है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान है। स्वर संधि थोड़ा टफ माना जाता है, टफ इसीलिए क्योंकि वो लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा सा सुनने के बाद, तो वो भी बेहद आसान है। एग्जाम्स बिल्कुल आ गए हैं, जम के पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बना के रखिए। ऐसा मत कीजिए कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे पागल हुए जा रहे हैं और दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम मैथ्स को ज्यादा दीजिए, रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ निपटा लीजिए, हिंदी खूब पढ़िए, इंग्लिश खूब पढ़िए, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। अगर ये आ गए तो, अगर आपने इसको थोड़ा सा कवर कर लिया तो ये फ्री बराबर मार्क्स हैं, और इनकी लिमिट है कि भाई इतने में से आ जाएगा टॉपिक। 8-10 टॉपिक आप तैयार करेंगे तो आप ये मानिए कि आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
करेंगे। जीके का बच्चों ये कहानी है, आने को बहुत आसान आ जाए, और कई बार ऐसा होता है कि आपने 80% चीज़ें पढ़ ली, 20% आपने छोड़ दी, वो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि उस 20% में से पेपर ज़्यादा आ गया और आपके 80 में से कम। तो जीके के भरोसे अकेले मत जाइएगा, चाहे कितना ही बड़ा पोर्शन एचएसएससी जीके का देता हो, लेकिन फिर भी सिर्फ जीके के भरोसे अगर आप उठ के जाएंगे तो पास होना मुश्किल होगा। सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा जरूर तैयार कर लीजिए, ताकि आपके थोड़े थोड़े मार्क्स हर जगह से इकट्ठे होके आप इजीली आपका नंबर एग्जाम में आ सके। ठीक है, खूब ढंग से पढ़िए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, अच्छे विचार मन में रखिए, बड़ों की हमेशा इज्जत करो, और इस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी लाइफ को आगे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। ये कुछ महीनों का, कुछ दिनों का टाइम है जो आपके पूरे भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इस टाइम को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, एक एक सेकंड को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप जो भी कुछ करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और जब आप अपनी लाइफ को अच्छा बना लेंगे तो यकीन मानिए हर एक आदमी की जिंदगी अगर अपने पार्ट पे अच्छी है तो ये समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज परिमल सर की क्लास नहीं है, तो ऐसा ना हो बहुत सारे बच्चे वेट करते रहे, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्लास कल या परसों जैसी बन पड़ेगी तब लेंगे। गुड नाइट, थैंक यू।